चलिए तो शुरू करते हैं PT 365। हम लोग ऑलरेडी इसके 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 2, 1, 2, 3, 4, 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। न्यायपालिका और इलेक्शंस को हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जुडिशरी से ही शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर हम जुडिशरी की बात करें सबसे पहले, तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है न्यायिक नियुक्तियों का। तो न्यायिक नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो क्या हुआ है अभी, न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ में अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित कर देना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। कि भाई या तो केंद्र सरकार ये करे कि भाई वो या तो उनको अपॉइंट कर दें, या फिर बोले कि नहीं नहीं ये इनको अपॉइंट नहीं करना है, आप दूसरों को लाओ, तो क्या बोलते हैं उनको वापस भेज दें। तो कुछ तो करें ना, लेकिन कुछ कर ही नहीं रही है केंद्र सरकार। तो उच्चतर न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला क्या है, इसको देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है, ठीक है। और इसके लिए जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्तियों की देता है। तो संविधान में आर्टिकल्स 124 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 हाई कोर्ट्स के लिए, ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को विकसित माध्यम से हुई है। तो ये जो कॉलेजियम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से ही हुआ है, जो 1981, 1993 और 1998 में जो 3 जजेस केस के नाम से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसमें शीर्ष 4 न्यायालय भी होते हैं। शीर्ष जो न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 1 + 4 यानी कि टोटल 5। हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। ये कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजती है। तो सुप्रीम कोर्ट में 1 + 4 और हाई कोर्ट में 1 + 2, ठीक है। चलिए, संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत हाई कोर्ट कॉलेजियम करता है। तो हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम करेगा और वो हाई कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपने विचार भेजता है। फिर हाई कोर्ट कॉलेजियम से संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। जो 124(2) हमने देखा था वो हम देख लेते हैं एक बार। तो 124(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे के परामर्श के बाद की जाएगी। तो ध्यान रखना, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसके परामर्श से? परामर्श किसका होगा? राष्ट्र जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा सीजीआई से परामर्श लिया जाएगा। तो अगर सीजीआई की नियुक्ति करनी है, लेकिन अब मान लो कि किसी अन्य की नियुक्ति करनी है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो हमेशा सीजीआई से पूछना जरूरी है। 217 क्या बोलता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, याद रखना, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और सीजीआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाएगी। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद में राज्य का राज्यपाल और सीजीआई इनके परामर्श से राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में हमेशा उससे परामर्श किया जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा तो मुख्य न्यायाधीश से भी हमेशा परामर्श किया जाता है। सेम एज वही है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखना है राज्य के राज्यपाल और सीजीआई दोनों से परामर्श किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन केंद्र में तो राष्ट्रपति कर रहा है तो राज्यपाल का सवाल ही नहीं उठता। चलिए, अब वो जो 3 जजेस केस थे, तो पहला केस होता है जिसको हम बोलते हैं एसपी गुप्ता मामला है, फर्स्ट जजेस केस। तो जो फर्स्ट जजेस केस था इसमें था सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को ठोस कारणों के आधार पर स्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। तो ठोस कारणों से अस्वीकार कर सकता है ऐसा बोला पहले में, लेकिन दूसरे में इन्होंने बोला कि नहीं नहीं। तो याद रखना, ठीक है। तो जो सेकंड केस था इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद। और यहीं से कोई पूछ ले कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कौन से केस से होती है? सेकंड जजेस केस से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई को नियुक्तियों में प्राथमिक भूमिका दी जानी चाहिए। और जो थर्ड जजेस केस आता है, यह केस अनुच्छेद 124 और 217 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ से संबंधित था। इस वाद में मुख्य सवाल यह था कि क्या एकमात्र सीजीआई की राय अपने आप में परामर्श है? इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज निर्देशित किए थे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा थर्ड जजेस केस।
अब बात कर लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका क्या होती है। प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुसूचित उम्मीदवारों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवाती है कि भाई ये सही तो है ना। सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है। हालांकि यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजता है तो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। मतलब वही बात ही है कि एक बार विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास भेजा और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेज दिया तो वो चेंज करे नहीं करे उसको पारित करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। तो ये है। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की मांग भी अभी उठ रही है, ठीक है। जैसे हमारे ऑल इंडिया क्या बोलते हैं, ये होते हैं ना, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज की बात इनके लिए भी चल रही है। तो संविधान दिवस समारोह के दौरान, संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को होता है, राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है? तो सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को केंद्रीकृत करने के लिए ये एक सुधारात्मक प्रयास है, ठीक है। इसका गठन, इसका पहले बार जो विचार आया था वो 14वां वित्त आयोग, जो 14वां विधि आयोग, सॉरी वित्त आयोग गलत बोला मैंने, 14वां विधि आयोग जो था 1958 का न्यायिक प्रशासन में सुधार रिपोर्ट पर प्रस्तुत किया गया था। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा अनुच्छेद 312(1) को संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत संसद को ऑल इंडिया जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी सर्विस सहित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये किसको है? राज्यसभा अगर चाहे तो वो कर सकती है ये चीज, ठीक है। अब वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की भर्ती कैसे होती है ये ध्यान रखना है। भारत के संविधान अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ये नियुक्ति राज्य अधिकारिता अंतर्गत आती है, ठीक है, ठीक है। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाई कोर्ट द्वारा संचालित की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाई कोर्ट के द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत होती है। सही बात है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को साक्षात होता है। तो पहले तो परीक्षा, उसके साक्षात्कार लेंगे और फिर उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका की जिला न्यायाधीश स्तर तक सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो एक ये न्यायिक परीक्षा के रूप में इनको जाना जाता है। कानूनी सहायता की अगर हम बात करें तो कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। कानूनी सहायता क्या होती है? तो ऐसे जरूरतमंद लोग जो क्या बोलते हैं कानून का पैसा नहीं उठा सकते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, तो उनके लिए क्या बोलते हैं, मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है। और इसके लिए हमने नालसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसके लिए हमने कौन सी पहल की है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में भारत में कानूनी सहायता का एक वैधानिक ढांचा प्रदान किया और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर तीनों पे बनाया है। राष्ट्रीय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। तो एक बार हम, ठीक है। और विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। ये अदालतें क्या बोलते हैं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का हिस्सा है। इन अदालतों में या तो मुकदमा पूर्व चरण से लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। पैरालीगल वॉलेंटियर एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सहायता प्रदान करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं लोक अदालतों की सहायता करता है। तो एक पैरालीगल वॉलेंटियर होता है प्रशिक्षित व्यक्ति जो जरूरतमंद लोगों को बताता है कि भाई इस तरीके से आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति भी एक बनाई गई है। ये क्या करती है, गरीबों, वंचितों और आश्रय पर रहने वाले लोगों को, ठीक है, मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, कि 3A के तहत गठित किया गया है। और इसके मुख्य संरक्षक कौन है? इसके संरक्षक है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है ना तो आप जनवरी का जो अभी करंट अफेयर्स आया है उसमें है इसके लिए, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से जान सकते हो, ठीक है। अध्यक्ष, और इसमें 1+9 होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक मौजूदा न्यायाधीश और 9 सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति कौन से अधिनियम के तहत किया जाता है इसको? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। दिशा योजना एक शुरू करी है ये। अब ये दिशा योजना क्या है? तो दिशा की फुल फॉर्म देख लो पहले तो एक बार, ठीक है। तो दिशा की फुल फॉर्म है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, अर्थात न्याय तक समझ पहुंच के लिए समग्र समाधान तैयार करना। तो जो दिशा पहुंच है, इस योजना को न्याय विभाग ने शुरू किया है। प्रौद्योगिकी उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना, साथ ही जनता के लिए सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की सामग्री विकसित करना। न्याय बंधु शुरू किए इसी के तहत, दिशा योजना के तहत हमने न्याय बंधु शुरू किए, मतलब निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय फ्रेमवर्क तैयार करना। टेली लॉ
सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिए पर स्थित लोगों को कानूनी सहायता के लिए वकीलों के पैनल से जोड़ना, कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना। तो ये सब हमने इसमें शुरू किया है। एक न्याय मित्र योजना 2017 में शुरू की गई थी, ठीक है, जो 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों को निपटाना करने के लिए जिला न्यायपालिका में सहायता प्रदान करना। सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी योजना, ठीक है, 60,000 रुपये प्रति महीने 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले मध्यम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ये इन्होंने बोला था। अब हम एक बार नालसा के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, ये ध्यान रखना पहली बात। तो विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत इसका गठन किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक के रूप में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए वही मतलब पैसे वैसे निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। कौन कौन इसके लिए पात्र है, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है। एक महिला या बालक, एससी या एसटी का सदस्य, औद्योगिक सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति या कस्टडी में व्यक्ति। वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है या उसके राज्य द्वारा निर्धारित स्तर से कम है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में राशि 5 लाख रुपए है, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख रुपए से कम है, वो फ्री सहायता ले सकता है। भारत में कानूनी सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? एक तो आर्टिकल 39 है, हमारा डीपीएसपी कहता है कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 22(1) भी कहता है कि डिटेन किए गए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने का कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो कानूनी सहायता की मान्यता दी गई है, तो याद रखना कानूनी सहायता हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के तहत। कानूनी सहायता के संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है? तो एमएच होस्कोट बना महाराष्ट्र राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का एक कर्तव्य है और यह अनुच्छेद 21 का एक अंतर्निहित पहलू है। हुसैन नारा खार्तून बनाम बिहार राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 के तहत न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। दैट नेक्स्ट न्यूज है मेडिटेशन एक्ट 2023। तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में मध्यस्थता विधेयक 2023 को, ये विधेयक तब कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान के एक पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। तो एडीआर क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। भाई सीधी सी बात है ना कि अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कर सके कि आराम से वैकल्पिक विवाद हो जाए, सुलझ जाए, क्यों बिना मतलब में अदालतों के चक्कर खाए जाए, ठीक है। तो एडीआर उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग करके लोग विवादों का समाधान कर सकते हैं। अब हम अलग अलग तरीके देख लेते हैं। 5 प्रकार के एडीआर होते हैं। देखो, एक होता है सुलह। इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत करके, भाई ले चलो तुम, वो बोलता है कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, वो बोलता है कि मैं 10 दे सकता हूँ, ये बोलता है चलो 15 में छुट्टी करते हैं, तो सुलह करा सकता है। नेगोशिएशंस करा सकता है, वही एक तरीके से पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकीलों के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है, ठीक है। इसे तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता। तो याद रखना, नेगोशिएशंस में वकील और सुलह में तृतीय पक्ष। मीडिएशन बहुत ही लचीली प्रक्रिया, इसे विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडिएशन करा दो। कोलैबोरेटिव लॉ, इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व तो एक सहयोगी वकील द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं। मध्यस्थता, इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे पंचाट भी कहा जाता है। तो एक ये तरीका भी हो सकता है। वापिस आते क्या क्या हमने कदम उठाए हैं। तो भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए एक हमने अधिनियम बनाया था, मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1993, और मध्यस्थता सुलह 1, और इसमें संशोधन भी किया था 2019 में। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1980 शुरू, ठीक है। संस्थागत मध्यस्थता की शुरुआत हेतु एनडीआईएसी की स्थापना नई दिल्ली अधिनियम 2019 के तहत की गई, ठीक है। तो एक सिंगापुर कन्वेंशन में हम लोगों ने अपना रखा है। अभी जो अधिनियम आया इसकी क्या है, तो मध्यस्थता को परिभाषित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यस्थता को परिभाषित करता है। तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। इसके तहत संबंधित तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को पूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ कहते हैं, वो कहते हैं ना, ये मीडिएटर है, वही वाला। मुकदमे से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता, तो संबंधित पक्षों से उपेक्षा की जाती है कि वे अपने सिविल या वाणिज्य विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण, याद रखना सिविल और वाणिज्य का ही है इसमें, किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करें। मध्यस्थता के लिए अनुप्रयुक्त विवाद, केंद्र सरकार जैसे नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद हैं, क्रिमिनल अपराध के अभियोजन से, तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या है? ऑनलाइन, जब तक संबंधित पक्ष की अन्य तरीके से ऑनलाइन मोड के लिए मध्यस्थ सम्मत न हो तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम अधिकार वाले अधिकरण के तहत होगी।
समय सीमा क्या है, 120 दिनों के तहत पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है, और 60 दिनों तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। एक भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य और 3 पदेन सदस्य होंगे। मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करता है, ठीक है, तो मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को एमसीआई द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत निकाय या संगठन के रूप में परिभाषित करना। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत प्राधिकरण भी मध्यस्थता कर सकता है। सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन, इसके तहत 3 मध्यस्थों का एक पैनल द्वारा किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान किया जाता है। लागू, तो मध्यस्थता द्वारा किए गए फैसलों के बाध्यकारी और प्रवर्तन होंगे। मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी और परिवर्तनीय होंगे, ठीक है। 90 दिन के भीतर हम क्या बोलते हैं, इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लोक अदालत की। तो लोक अदालत भी एक प्रकार का वही है, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। एडीआरएम में पारंपरिक अपराध प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने के विविध तरीके शामिल है। न्यायपालिका के मुकदमे बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें क्या है, तो इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया है। तो लोक अदालत क्या है, एक विधिक है। इनका गठन अलग अलग स्तरों पर किया जाता है, राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर, उच्च न्यायालय, जिला स्तर, ठीक है, अलग अलग स्तरों पर इनका किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। इस स्तर पर एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालतें आयोजित की जाती है। क्षेत्राधिकार क्या है, तो लोक अदालतें न्यायालयों में लंबित विवादों में पहले चरण की सुनवाई करते हैं, ठीक है। सिविल, वैवाहिक, भूमि विवाद, संपत्ति, श्रम विवाद, ऐसे मामलों गंभीर प्रकृति के नहीं होते, वो इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोक अदालतों को वही प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी सिविल न्यायालय को मिली हुई है। इनके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, और इनके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक मॉडल प्रिजन एक्ट आया था। अब ध्यान रखना, जेल जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडल जेल अधिनियम, कि भाई राज्य भी इस तरीके का अधिनियम अपना सकते हैं। तो एक लागू तैयार किया है, आजाद जो जेल अधिनियम 1894 था उसका स्थान लेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या किया इन्होंने। अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो जो अच्छे आचरण वाले हैं उनको पेरोल और फंडों को पर रिहा करने तथा सजा में कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पेरोल क्या होता है, किसी कैदी को सशर्त रिहा करना की प्रणाली है। इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है। और लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फंडों पर रिहा किया जाता है। फंडों क्या होता है, कैदी को दी गई फंडों की अवधि को उसकी सजा में परिहार के रूप में माना जाता है, कि भाई जितनी इसको क्या बोलते हैं, वो फंडों दी गई है वो उसकी परिहार ही है, ठीक है। जमानत काल से किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से है, उस अवधि के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो या निर्णय अदालत के ऊपरी चुनौती दी गई हो, ठीक है। न्यायालय में एक याद रखना, इसमें धनराशि जमा करानी होती है। सुधार और पुनर्वास करना, कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कैदियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका कौशल विकास करना। बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए महिलाओं को ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग जेल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। सर जेल सुधार के लिए 2 समिति याद रखना, एक तो सर अलेक्जेंडर कार्ड्यू समिति बनी है और एक मुल्ला समिति बनी है, ठीक है। जेल अधिनियम 1894 था, वो जेलों के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित पहला कानून था, ठीक है। 1830 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने ही बनाया था। जेल क्या है, तो वो स्थान जहां कैदियों को स्थायी या अस्थायी रूप से रखा जाता है। इस परिभाषा में पुलिस, कस्टडी और सहायक जेलों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। जेलों से संबंधित संवैधानिक, तो 7वीं अनुसूची में जो जेल है उसको राज्य सूची का एक विषय है, ठीक है। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि भाई सभी को फ्री में वो दिलाओ सब, ठीक है। कानूनी सहायता, कैदियों का परिवर्तन, आपराधिक पहचान, ये तो है ही सही। न्यायिक निर्णय क्या है, तो मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेलों में बंद कैदियों के इलाज के महत्व का मजबूती समर्थन किया, सही बात है। प्रेमशंकर वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति के हाथ पैर को जंजीर बांधना कोई अनिवार्यता नहीं है। शीला बनाम महाराष्ट्र, ये केस जेलों में बंद महिला कैदियों के साथ होने वाली हिंसा यानी हिरासत में हिंसा से संबंधित था। आर्टिकल 142, भाई साहब इस अधिनियम से ज़्यादा न्यूज में कोई नहीं रहा। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि वो अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपति के तलाक को सीधे मंजूरी दे सकती है, कि भाई अगर कोई चाहता है कि उसको चाहिए तलाक चाहिए ही सही, और उन्हें पता है कि भाई कुछ नहीं होगा, तो फिर इतना लंबा टाइम क्यों लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की संभावना नहीं बची है, तब वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो निर्धारित अवधि है उसकी प्रतीक्षा किए बिना तलाक दे सकता है। तो
ठीक है। अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करें, ठीक है, जहां कभी कभी कानून या विवादान नहीं दे सकता। प्रदत्त शक्तियां अपनी प्रकृति में व्यापक है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 42 से संबंधित नहीं। प्रेमचंद गर्गवाद, इस निर्णय में अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। यूनियन कार्बाइड वाले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 142 के प्रत्यक्ष शक्तियां पूरक के रूप में इन शक्तियों को मूल कानून या बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोगी नहीं किया जा सकता। वचन विबंधन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमर्सी एस्टोपल, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है। तो अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में वादी सिविल कार्यवाही में न्यायालय जाने वाले पक्ष ने वचन विबंधन के सिद्धांत का हवाला दिया। ये क्या होता है? तो ये एक अवधारणा है जो संवैधात्मक, जो कॉन्ट्रेक्टल लॉज होते हैं के रूप में विकसित हुई है। ये सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक वचनदाता को इस आधार पर एक समझौते से पीछे हटने को रोकता है कि ऐसा कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। चलिए, नार्को टेस्ट। तो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कथित आरोपी, ठीक है, उसका नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। अब नार्को टेस्ट में याद रखना, सोडियम पेंटाथल नामक दवा को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और सोडियम पेंटाथल को ट्रुथ सीरम भी बोला जाता है। स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा हुआ है कि ट्रुथ सीरम किसको कहते हैं, तो सोडियम पेंटाथल को। सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ टेस्ट उसकी सहमति के बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 20(3) के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि नार्को एनालिसिस टेस्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर कोई अभियुक्त ने कोई जानकारी प्रदान करना है और पुलिस अधिकारी को पहले से पता चुका है कि किसी तथ्य में उसका स्पष्ट रूप से मिलान होता है, तो वो जानकारी मतलब पहले से भी पता था और उसने भी वही बात बोल दी, तो फिर उसको माना जाता है। न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना, कुछ होता है ना जो भाई जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया। किसी मामले में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए किसी मामले से स्वयं को अलग कर सकता है, अर्थात वह उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। भारत में न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। मामले से अलग होने का फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। चलिए, मामले की सुनवाई से अलग होने के दो तरीके हैं, स्वतः या जब कोई पक्षकार किसी मामले को पक्षपाती होने का मतलब कि आरोप लगा देता है। चलिए अगला देखते हैं हम। एक है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली क्या है? तो एओआर भारतीय विधिक प्रणाली में विधिक अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती है। वे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उसमें ही वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत दो प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता, ठीक है। 145 द्वारा नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए एओआर प्रणाली का प्रावधान किया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो फास्ट ट्रैक ये केंद्र प्रायोजित योजना है, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। न्याय मंत्रालय इसका कर रहा है। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से ही किया जाता है। तो इसका वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स विषय मामलों के प्रति समर्पित अदालतें हैं, ठीक है। दंडिक गठन का इनका जो दंडिक विधिक संशोधन अधिनियम 2018 है वो इनके गठन का आधार है, ठीक है। बलात्कारियों के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर प्रावधान, ठीक है। नारी अदालत क्या है? तो नारी अदालत योजना मिशन शक्ति के तहत उप योजना का हिस्सा है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित है। शक्ति का लक्ष्य महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना है। नारी अदालत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कम जघन्य प्रकृति के मामलों को हल करने के लिए महिलाओं को एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र। तो नारी अदालत दो चीजें याद रखना, एक तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, दूसरी बात है ग्राम पंचायत स्तर पर है। न्याय विकास पोर्टल बनाया हुआ है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने न्याय विकास पोर्टल बनाया। जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक एक केंद्र प्रायोजित की निगरानी करेगा। न्याय विकास क्या है? तो कानून विभाग 1993 में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के बुनियादी सुविधाओं का विकास का क्रियान्वयन कर रहा है। न्यायिक अधिकारियों, जिला न्यायाधीशों आदि के लिए हाई कोर्ट हॉल आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
जस्टिस क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक है कि भाई कितने मामले चल रहे हैं, कितने पेंडिंग है, तो ये जस्टिस क्लॉक बताएगी उसमें। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी की बात करें तो निचली अदालतों ने रिकॉर्ड्स के डिजिटल को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट्स को निर्देश जारी किए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि निचली अदालतों के भी रिकॉर्ड को डिजिटल सुरक्षित किया जाए, या तुम्हारे लोगों की। और इस संबंध में कुछ पहले क्या है, ई कोर्ट मिशन, एक तो न्यायपालिका के डिजिटीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना, अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा को आराम से बनाने के लिए इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की गई है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिटर फास्टर लॉन्च किया गया है, सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है, सुवास। तो याद रखना सुवास क्या है, अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में। ESCR पोर्टल क्या है, तो ESCR पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल रूप से उसी तरह से प्रस्तुत करना जैसे कि वह। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, तो इसको टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है, पहली बात तो ध्यान रखना। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल, कई ने किया है। प्रत्येक राज्य के प्रमुख न्याय वितरण न्यायपालिका, पुलिस, जेल, विधायक क्षमताओं को आकलन करते हुए उन्हें रैंक प्रदान करती है। तो इसी के साथ में हमारा जुडिशरी वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्शंस वाले टॉपिक की, ठीक है। तो इलेक्शंस में हम लोगों के पास में क्या बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की से नियुक्ति से रिलेटेड है और कुछ और भी टॉपिक्स हैं, तो वो हम देखेंगे। तो चुनाव में पहला टॉपिक है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। आप लोगों को पता ही होगा कि जनवरी से ही ये इशू चलता आ रहा है, जनवरी 2023 से, ठीक है। तो पहले क्या हुआ था कि ये मुद्दा जब उसके पास में सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक 3 जजों वाली बेंच करेंगे, जिसमें एक तो CJI होगा, एक विपक्ष के दल का नेता होगा और एक भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब तक कि, और उन्होंने ये बोला कि जब तक कि ये तब तक ना हो जाए जब तक संसद इस पर कोई कानून ना बना दे। लेकिन फिर हुआ क्या कि संसद ने एक अधिनियम पारित किया और उसी अधिनियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो अब ये अधिनियम बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें नियुक्ति कैसे होगी, तो एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चयन समिति में कौन होगा, तो चयन समिति में होगा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। खोज समिति क्या कहती है, यह समिति CEC और अन्य EC के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करेगी और इस समिति की अध्यक्षता कानून और न्याय मंत्री द्वारा की जाएगी। ये ध्यान रखना है, खोज समिति बनाई जाएगी और खोज समिति में से चुनते। पात्रता मानदंड क्या होंगे, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद के समक्ष रैंक या उस पद पर रह चुका हो, व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान होना चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष तक की आयु, ठीक है, जो भी हो उसको माना जाएगा इनकी पदावधि यानी कार्यकाल। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, हालांकि जो EC हो उसको CEC के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन EC और CEC दोनों का मिलाकर के कार्यकाल 6 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के सभी कार्य सर्वसम्मति से संचालित किए जाएंगे, ठीक है। CEC और अन्य EC के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। पद से हटाना है त्यागपत्र, तो जो CEC होता है उसको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान ही होगी और CEC की सिफारिश के बिना अन्य EC को हम नहीं हटा सकते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा वो सिफारिश करेगा, तभी हम अन्य जो क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको हटा सकते हैं। और CEC और कोई भी EC राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। हमारा जो आर्टिकल 324 है, ठीक है, वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक भारतीय निर्वाचन आयोग का एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। और ये भारत में याद रखना राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन कराता है, लेकिन पंचायतों का ये आयोजन नहीं कराता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को CEC और अन्य EC को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक निर्णय क्या हुआ था, तो अभी हुआ था ये अनूप बर्णवाल बनाम केस था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर समिति करेगी, लेकिन फिर अभी इसको पलट ही दिया है। तो अब हमें यही ध्यान रखना है कि अब कौन करेगा, तो याद रखना भारत का क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और भारत जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। चुनावी प्रक्रिया और सुधार पहल,
तो कुछ पहलू हैं, जैसे एकल मतदाता सूची तैयार करना। तो एकल मतदाता सूची क्या होती है, कॉमन इलेक्टोरल रोलर क्या होता है। तो भारत में दो प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जाती है, एक सामान्य मतदाता सूची और एक पृथक मतदाता सूची। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 एक भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान मंडलों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के सभी के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने तथा उन सभी चुनावों के निर्देशन और निगरानी नियंत्रण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 के और जेड ए क्रमशः पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के सभी चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को यह निर्देश देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण एवं संशोधन इस अधिनियम की भाग सेकंड बी की धारा 13D के प्रावधानों के शासित होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करते समय गलत घोषणाएं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, फॉर्म में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, अगर वो क्या बोलते हैं उम्मीदवारों को ऐसे अपराधों के लिए उनके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों की जानकारी का खुलासा देना होगा। अगर 2 साल से अधिक की सजा हो सकती है तथा दोष सिद्धि हो जाने पर 1 वर्ष या अधिक की कैद हो सकती है, गलत जानकारी दे दी तो। ठीक है, मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु संवैधानिक सुरक्षा उपाय, तो लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 30 वर्ष। एक साथ चुनाव, तो वही वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है जो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, ठीक है, एक 8 समिति गठन किया गया है, पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं की जांच करेगी। एक साथ एक चुनाव के बारे में क्या है, तो भारत में इसका से लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाए। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के साथ एक ही दिन मतदान करेंगे। ठीक है, एक साथ चुनाव का आशय नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो। इस मौजूदा व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में एक ही दिन में राज्य और लोकसभा के, तो एक ही दिन में, जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है, जैसे मैं कोटा का हूं, तो मान लेते हैं ये कोटा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा का भी एक दिन और राज्यसभा क्या बोलते हैं विधानसभा का भी एक ही दिन चुनाव हो। या मान लो कि कोई यूपी की कोई जगह है, मान लेते हैं इटावा यूपी में एक जगह है ना, तो वहाँ पर भी वहाँ यहाँ मान लो 22 जनवरी को हो रहे हैं और वहाँ पर हो सकते हैं मान लो कि 22 फरवरी को हो जाए, तो ऐसे हो सकता है। तो एक इलेक्शन का मतलब यह है इसमें कि एक जगह पर एक ही दिन हो। ठीक है, एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक थी, लेकिन फिर कुछ विधानसभाएं विघटन हुई और फिर अलग अलग आयोजित होने गए। 1983 में निर्वाचन आयोग ने प्रस्तावित भी किया था और दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसकी सिफारिश कर रखी है। एक साथ चुनाव के संबंधित प्रावधान क्या है, तो आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, 85 संसद के सत्र 17 विघटन, 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, 356 राज्य प्रावधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान। चलिए, तो भाई राजनीति का अपराधीकरण तो कितने हैं, तो एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी करी, ठीक है, 1990 में आईआईएम के, तो केरल में से सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। बिहार और महाराष्ट्र का स्थान है। राजनीति का अपराधीकरण से आशय है आपराधिक कानूनों तोड़ने वाले राजनीति प्रवेश करने से संबंधित है। समिति क्या है, एन वोरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण में तथ्य प्रकट किया था, ठीक है, कि देश में अलग अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों, राजनेताओं के बीच सांठगांठ रूप से सामने आई है, और जो संविधान के कामकाज के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था और दूसरा प्रशासनिक आयोग, ये भी इससे रिलेटेड थे। चलिए, अगर हम देखते हैं कि भाई कोई अगर क्या होता है, तो लोक प्रतिनिधित्व आयोग की 8(3) क्या बोलती है, इसके अनुसार किसी कानून निर्माता जिसे कम से कम 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है तो वह दोषी ठहराए जाने की तिथि से सदन की ये राहुल गांधी के साथ हुआ था, ठीक है, 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसे ही जो 8(4) है, अगर किसी मामले को दोषी ठहराया गया है, निपटान नहीं होने तक पद पर रहने की अनुमति मिली हुई थी, लेकिन 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दी थी, जब तक वे अपने पद पर बने रह सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बोला कि नहीं, अगर उसके ऊपर आरोप लग गया तो फिर उसको उसी दिन क्या बोलते हैं अपना वो छोड़ना होगा पद, ठीक है। कुछ निर्णय क्या है, तो एक एसोसिएशन फॉर, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का मूल अधिकार है, ठीक है। पीपल्स यूनियन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को असंवैधानिक और यह धारा उम्मीदवारों को केवल अधिनियम के तहत ही जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती थी। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को प्रकाशित करना चाहिए। और रामबाबू वाला बात कहता है कि 2018 के निर्देशों को दोहराया, साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चुनावी फंडिंग, ठीक है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा, खैर अब तो वो खत्म ही हो गया है।
तो 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एडीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को राजनीतिक दलों द्वारा निर्देश दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। तो चुनावी बॉन्ड्स क्या था? तो चुनावी बॉन्ड्स वस्तुतः धारक से मिलने वाले ब्याज रहित, या याद रखना इस पर, एक तो ये तो ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत थे। इन्हें भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगठित या स्थापित कंपनियां खरीद सकती थी। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही इसमें क्या बोलते था। 2017-18 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए के, मतलब ऐसे गुणक के रूप में था ये, ऐसा नहीं है कि 2,000 का भी होगा। ठीक है, मतलब 115 रुपए का खरीद लिया किसी ने। केवाईसी नियमों के पालनों के खत ही खाता खोला जाएगा। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीनों में ये होते थे। चेक या डिजिटल और गोपनीयता रखी जाती थी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा, केजरीवाल जी को मिल चुका है, मतलब केजरीवाल की पार्टी को। ठीक है, चुनाव चिन्ह आरक्षण 1968 के तहत अब ईसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल हैं। तो टोटल ध्यान रखना, अब कितने राजनीतिक दल हैं? 6 राजनीतिक दल हैं। तो कौन कौन से हैं? बीजेपी, आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, याद रखना सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। कैसे निर्धारित किया जाता है? तो इसके लिए एक, या तो लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में वोट उस दल को लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हो और लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य हो, या फिर लोकसभा में उस दल को लोकसभा सीटों का कम से कम 2% प्राप्त होना चाहिए, कम से कम 3 राज्यों में उम्मीदवार होने चाहिए, या कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय दल के क्या लाभ होते हैं? आरक्षित चुनाव चिन्ह मिल जाता है। नाम प्रस्ताव करने के लिए एक व्यक्ति आवश्यक होता है ताकि वह नामांकन दाखिल कर सकें। ठीक है, आकाशवाणी, दूरदर्शन प्रसारण की सुविधाएं, 40 स्टार प्रचारक होते हैं, जबकि अन्य दलों को 20। स्टार प्रचारक क्या होते हैं? चलो ये भी देख लेते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी की सलाह दी, आदर्श के साथ ही कुछ ऐसा बोलने से बचें जो चुनाव के माहौल को खराब कर सकता है। तो स्टार प्रचारक राजनीतिक दल नामित करते हैं, एक निर्धारित अवधि के लिए कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रचार करते हैं। स्टार प्रचार किससे बनाया जाता है, किससे नहीं, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून उपलब्ध नहीं है। और आरपीआई की धारा 77 स्टार प्रचारकों की सूची मुख्य निर्वाचन आयोग और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजनी जानी चाहिए। 1 सप्ताह के भीतर इसको कर देना चाहिए। 40 स्टार प्रचारक राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो सकते हैं और 20 जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें हो सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के हवाई या परिवहन या किसी अन्य यात्रा के व्यय को इसमें चुनावी व्यय में नहीं गिना जाता, ये ध्यान रखना। मुफ्त बार, फ्री बीज, रेवड़ी कल्चर, मतदाताओं को लुभाने हेतु फ्री बीज, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। चुनावी मुफ्त उपहार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के रूप में, जैसे प्रेशर कुकर देंगे, किसी को टेलीविजन, दारू तो अलग से ही चलती है। ठीक है, विधानसभा और चुनावों के दौरान संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, नशीले पदार्थ इनके लिए था। जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारी मतदाताओं को लुभाने के लिए कूपन आधारित या मुफ्त में ईंधन या नकदी के वितरण की निगरानी करेंगे, वाहनों की जांच करेंगे, ऐसी चीजें इसमें की जाएगी। चुनावी खर्च, अलग अलग राजनीतिक दलों ने विधानसभा कुछ हफ्तों पहले इस कदम से चलिए। ये नियम उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल न कि चुनावी घोषणा होने की तिथि से ही जारी किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, नामांकन तारीख से लेकर के चुनाव परिणाम घोषित होने तक खर्च का अपना हिसाब रखें। अगर नहीं रखते हैं तो भ्रष्टाचार। चुनावी साक्षरता क्या है? तो हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता तो देश भर के स्कूलों के लिए किया है ताकि 6 से 12 के बच्चों को भी उसमें शामिल किया जा सके। साक्षर के बारे में जानकारी देना, लोकतंत्र के महत्व का ध्यान, पुरुषों की जानकारी, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके लिए एक सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम चला गया है। ठीक है, और चुनावी साक्षरता क्लब भी बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, इनकोर बनाया गया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने इनकोर के माध्यम से उम्मीदवारों एवं चुनावों से संबंधित प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। एंड टू एंड एप्लीकेशन है, रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से देने राउंडवार और इनको करेगा। एनकोर स्क्रूटनी क्या होती है? तो एक ईसीआई की एप्लीकेशन है, रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों ऑनलाइन दाखिल किए गए आवेदनों की जांच करने में सक्षम बनाता है। एनकोर नोडल ऐप अग्निशमन शिक्षा इनके लिए है। और एक वाटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ईसीआई ने ईवीएम वीवीपीएटी प्रणाली का बचाव किया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि डेटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली एक याचिका को पुरानी व्यवस्था की ओर जाने बताया। ठीक है, और अगर इसमें वो लग रहा था ना, वीवीपीएटी मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप देखने की सुविधा देता है। इस स्लिप में चुने हुए उम्मीदवारों को क्रमांक, नाम और प्रतीक दर्शाया जाता है। चलिए इसी के साथ ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम
महत्वपूर्ण अधिनियम और लास्ट के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे उनको कर लेंगे। तो 2 पार्ट्स में भी ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है।